नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए हमारी कथा घर में जो कहानियां हैं उनका। तो इससे पहले जो हमारी क्लास लगी थी उसमें हम एक कहानी पढ़ रहे थे, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की शरणदाता नामक कहानी। शरणदाता कहानी कैसी कहानी है? एक जो देश के विभाजन की त्रासदी से युक्त कहानी है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है उस समय की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको आधार बनाकर उनका रेखांकन कर इस कहानी को लिखा गया है। इस कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनको हम अज्ञे नाम से ही पुकारते हैं। वैसे तो अज्ञे हैं जो प्रयोगवादी कवि के रूप में विख्यात हैं। प्रयोगवाद के ये उन्नायक कवि माने जाते हैं, लेकिन इनका गद्य लेखन अधिक नहीं हुआ। लेकिन जितना भी इन्होंने लेखन कार्य किया है कहानियों के संदर्भ में, या हम कहने की नाटक उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं, वो इनकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इनके उपन्यास हैं। उन पर भी प्रयोगवाद का प्रभाव परिलक्षित इनके काव्य पर मिलता है हमें। तो हम इनकी कहानी कर रहे थे शरणदाता। कहानी को हमने अधूरा किया था समय अभाव के कारण, तो आज उस कहानी को हम पूरा करने जा रहे हैं। इसको आगे पढ़ते हैं कहानी में कि इसमें क्या दिखाया गया है कि देवेंद्र लाल जो कि एक हिंदू परिवार से है और रफीकुद्दीन जो कि एक मुस्लिम परिवार है। जब देश का विभाजन हो रहा है तब रफीकुद्दीन अपने घर में, मित्र हैं देवेंद्र लाल जी, उनको अपने घर में शरण देते हैं। लेकिन बहुत से एक दबाव उन पर आता है कि आप इनको घर में पनाह नहीं दें, इनको घर में शरण नहीं दें, नहीं अन्यथा आप पर भी आंच आएगी। तो देवेंद्र लाल जी हैं वो स्वयं भी इस बात से घबराते हैं कि मेरी वजह से इनको कुछ भी घटना घटित हो सकती है इनके घर पर भी। तो वो बार बार रफीकुद्दीन से कहते हैं कि आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। आप कहें जाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से मैं चुपचाप चला जाऊंगा, क्योंकि बहुत से उपद्रवी आते हैं मुसलमानों की जो बस्ती है वहाँ से, और आपको बहुत ही नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यही बातचीत चल रही थी उससे उन्हीं के बीच में। तो उसी कथा को हम निरंतर पढ़ते हैं। जब वो खाने के वक्त साथ बैठते हैं तब वो बार बार पूछते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यदि आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, ये कथन कहते हैं देवेंद्र लाल जी। और आप सच बताइए कि जो आपसे लोग मिलने आए थे उन्होंने आपसे क्या कहा? फिर वो रफीकुद्दीन कहते हैं कि धमकियाँ देते रहे, और क्या। फिर भी क्या धमकी थी? धमकी भी क्या होती है, क्या की क्या होती है, कुछ भी हो सकती है। उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करने न मिलेगा तो वे कह रहे थे कि आपके घर पर आग लगा देंगे, ऐसी धमकी वो दे रहे थे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला, मैं इस वक्त अकेला इंसान नहीं हूँ, कहीं निकल, मैं इस वक्त अकेला इंसान हूँ, आदमी हूँ, मैं कहीं भी निकल जाऊँगा, रह जाऊँगा। बात घर बार वाले आदमी की है, आपका परिवार यहाँ पर है, आपको नुकसान हो सकता है। ये लोग तो सब तबाह करने पर तुले हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही चला जाऊंगा, देवेंद्र लाल जी कहते हैं। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, रफीकुद्दीन कहते हैं। लेकिन वो नहीं मानते देवेंद्र लाल जी, आपने भला चाहकर ही मुझे रोका था, इसके आगे कोई जिम्मेवारी नहीं है आप। लेकिन वो पूछते हैं कि आप जाएंगे कहाँ? फिर वो कहते हैं कि देखा जाएगा कि नहीं, यह मुमकिन नहीं है। किंतु बहस के बाद तय होता है कि देवेंद्र लाल वहाँ से टल जाएंगे, रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में इनके एक और मुसलमान के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। रफीकुद्दीन कहते हैं कि एक उनके खास मित्र हैं, आप उनके घर में शरण ले लेंगे, वहाँ तकलीफ होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे, वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो होगी, तब तक कुछ और उपाय होगा निकालने का। देवेंद्र लाल कहाँ रहे? शेख अताउतुल्ला के अहाते में एक पिछली तरफ पेड़ों की झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुँच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक छोटी सी कोठरी थी, वहाँ ये पहुँच जाते हैं, जिसके सामने दीवारों में घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद ये ड्राइवर की रहने की जगह हुआ करती थी।
कोठरी के सामने एक गैराज की तरफ किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक छोटा सा लोटा पड़ा था, फर्श कच्चा था मगर लीपा हुआ था। फिर उसमें एक मजबूत फाटक है जिस पर ताला लगा है और इसकी जो दीवार है वो चीनी मिट्टी से, जो मिट्टी है उससे लिपा पोती इस पे की हुई है। देवेंद्र लाल का एक ट्रंक है, बिस्तर एक कोठरी के सामने रख दिया और बाहर आंगन में फाटक बंद, उसमें भी ताला लगा दिया गया। तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। उनको गुस्सा आता है कि ये भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की जो बात हो रही है, मैं इतने में दम घुट रहा हूँ, क्या इसी का नाम आज़ादी है? पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद कर रहे हैं क्योंकि वे आज़ादी के लिए लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जाग उठा। उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण आरंभ कर दिया और उन्हें सारी सुविधाएं अपने लिए कर सकते थे। वो कुछ देखने लगे उस कच्चे कमरे में ही। गैराज ठीक होने लगा लेकिन थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। ज्यादा नहीं, बीच का कवाड़ बंद, काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ रहा था क्योंकि आंगन की एक और सामने के मकान में कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं। यह तो ध्यान ही नहीं रहा। देवेंद्र लाल जी फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही चुप रहना पड़ेगा। लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने पढ़ा है कि जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अपने अकेलेपन को दूर करते थे। यह भी ना होता कि कोठरी में मकड़ी, चिंटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से बंधुभाव हो सकता था लेकिन यह उनका मन स्वीकार नहीं कर सका। वे आंगन में खड़े होकर आकाश की तरफ देखने लगे। आकाश कैसा? देश, आजाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, लाल चंदन, रक्त चंदन। उन्होंने आंगन की दीवार की एक छाया देखी। आंगन में जो दीवार पर एक छाया देखी, छाया किसकी थी? एक बिलार, जो बड़ी बिल्ली है, बिलार की छाया उन्होंने देखी और उन्होंने बिलाया, आओ आओ करके उसको बिलाया, लेकिन वह बिलार उनको वहीं खड़ा हुआ देखता रहा। जब बिलार आता है वहां अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा उठाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद्व भाव से सो गए। उनको वहीं पर नींद आ गई। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार उनको खाना मिलता था, यूं वे 2 वक्त के लिए काफी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज में लोटे भर दिए जाते थे। जब उनको खाना मिलता था उसी समय उनको लोटा और एक पानी का एक मटका भर दिया जाता था। उस खाने को लाता कौन था? एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल जी ने अनुमान लगाया कि यह शेख अताउतुल्ला का लड़का हो सकता है जो उनके लिए खाना लाता है, लेकिन वो बोलता कुछ भी नहीं है। देवेंद्र लाल ने पूछा पहले ही दिन कि शहर का क्या हाल चल रहा है, तो उसने अजनबी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कुछ भी नहीं। फिर पूछा कि अमन हुआ या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर में उत्तर दे दिया। सब खैरियत है, फिर उसने हाँ में उत्तर दे दिया। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे क्योंकि एक ही समय खाना मिलता था, लेकिन अपने बचे हुए खाने को एक बार ही खा लेते थे। यह सोचकर वे डर के खा लेते कि बाकी बिलार को दे देते। जितना खाना खाते उतना खा लेते, बाकी एक बिलार जो आता था उसको वो खाना दे देते थे। अब बिलार खूब हिल गया था, उनके वहीं रोज आने लग गया। वो आकर गोद में बैठ जाता था और खाता रहता, फिर हड्डी वड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, ऊब जाता, तो देवेंद्र लाल के पास आके घुरघुराने भी लग जाता। इसी तरह देवेंद्र लाल की शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन के कुछ वर्जिश भी कर लेते थे ताकि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गोरैया देखते रहते, फिर कभी दूर से कबूतर की गुटरगुल सुनते, तो कभी सामने के कोने से शेख जी की आवाज, लोगों की बातचीत उन्हें सुनाई पड़ती रहती थी क्योंकि घर में ही वो कमरा था। 3-4 दिन में वे घर के भीतर के सभी जवान और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज आती थी शेख साहब की जो बीवी की थी, और एक तीखी जनाना आवाज यानी कि औरत की आवाज आती थी जिसके स्वर में व्यय का खुरदरापन था, यानी कि एक यंग जो आवाज लगती थी वो लगती थी। वो घर की कोई बुजुर्ग स्त्री, एक विनीत युवा स्वर था।
वो लगता था, जिसकी पहली आवाज़ में जेबू जेबू नाम से आवाज़ आती थी, तो ऐसा लगा कि जेबूनिसा उनकी लड़की है शेख साहब की, उस जेबूनिसा का स्वर था। दो मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी। एक तो मियाँ आबिद मियाँ की शेख साहब का लड़का हुआ, और वही लड़का जो खाना लेकर आता है, और बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ जो कि इसकी थी, शेख साहब की थी। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते थे, लेकिन इसी बात का शब्दाकार कभी पहचान में नहीं आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल भी स्पष्ट आते थे। जो मर्दाना आवाज़ें आती थी, औरतों की जो आवाज़ें आती थी, वो तो उनको स्पष्ट समझ में आ जाती थी, लेकिन जो पुरुषों की आवाज़ आती थी वो उनको अच्छे से समझ में नहीं आती थी। लेकिन देवेंद्र लाल जी को जेबू की आवाज़, जो जेबूनिसा उनकी जो पुत्री थी, उसकी आवाज़ से लगाव हो गया था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी, इस स्वाभाविक आकर्षण से नहीं कि वह विनीत थी, इसलिए मन में वह जेबूनिसा के बारे में अपने ऊहा पोहा रोमानी खेलबाड़ कहकर अपने आप को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे सोचते थे कि क्या यह आवाज़ लोगों में फिरका परस्ती में जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर के शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिस कर्मियों का घर तो सुरक्षित ही रहता है, लेकिन खाते वक्त वे सोचते कि खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों पर वे जानते थे कि मकान का बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का होता है, पर परोसना शायद जेबूनिसा के जिम्मे था। ऐसा वो आयास लगाते थे कि शायद जो खाना उनकी पत्नी बनाती है, जो खाना परोसने का काम है, वो उनकी पुत्री जेबूनिसा करती होगी। यह सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खाना खा जाते थे। खाने में क्या आता था, बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटियों के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल जीवन में एक रस्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, क्योंकि मीठे के नाम पर एक बार आध बार शाह का टुकड़ा भी आ जाता था। एक बार फिरनी भी आई थी। आबिद जब खाना रखकर गया था तो देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे थे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने लगी। एक आध बार उन्हें उठकर देखा क्यों, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक बार जब वो खाना आया उनके, तो हठात उनके हाथ रुक गए कि ये क्या लिखा है, क्या है। उस 3-4 फुलकों के बीच में एक छोटी सी उन्हें पुड़िया दिखाई मिलती है, तो देवेंद्र लाल उस पुड़िया को खोलते हैं, लेकिन पुड़िया में कुछ लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं था। देवेंद्र लाल फिर उस गोल करके उस पुड़िया को फेंक देने वाले ही थे कि हाथ छिटक गया। उन्होंने कोठरी के आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में देखा। उस पर कुछ लिखा था कि एक सत्र है, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइए, ऐसा उस लिखा था। बड़ा धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था उसमें। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियों को मसला छोटा छोटे टुकड़े कर लिए और उसको मसल दिया और उस गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट गए और टहलने लगे, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। मस्तिष्क में कुछ नहीं रहा, सन्न रह गया कि ऐसा क्या है कि आज इसके बीच में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। केवल एक नाम उसके भीतर खाया सा चक्कर काटता रहा कि जेबूनिसा, जेबू जेबू की जेबू ने ही लिखा है, लिखने वाला वही हो सकता है एक। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाने के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का है, मित्र के नहीं, मित्र के घर से ये खाना आया है। ये उनके मेजबान के हैं, ये उनके आश्रयदाता के हैं। जेबू के पिता के कुत्ता यहाँ कहाँ है। वो सोचने लगे कि यह मैं खाना कैसे खाऊं, कि यहाँ पर तो कोई कुत्ता ही नहीं है, यहाँ तो कोई। देवेंद्र लाल टहलने लगे। फिर आंगन की दीवार की छाया सरकी। बिलार बैठा था, वही जो बिल्ला रोज आता था। देवेंद्र लाल जी ने उसके पास बुलाया, वह लपक कर कंधे पर आ बैठा। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे, फिर गुरगुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए, थोड़ी देर बिलार को पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले। बिलार को बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान हो, मैं शेख साहब का है ना, वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं मैं वही तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ, लेकिन करने जा रहा हूँ। अपने एक प्रयोग करके देखते हैं कि क्या कुछ है इस खाने में। तभी इस कागज की पुड़िया पर कुछ लिखा हुआ था। जो मेरे साथ पता नहीं चाहते हैं कि नहीं,
पर बात सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज तुम मेरी जूठन खाते हो, आज मैं तुम्हारी जूठन खाऊंगा। यह सब ठीक है, लो खाओ। तो बिलार ने मांस खाया, हड्डी जपना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई और वह सब रबड़ी चट कर गया। देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य अखाद्य पदार्थों का, ऐसा कहा जाता है, नहीं तो वे बचते कैसे? सब जानवरों में होता है। बिल्ली तो जानवरों में सबसे अधिक ज्ञान के सहारे देने वाली होती है, तभी तो कुत्तों की तरह पालती नहीं। बिल्ली जो खा ले तो कहा जाता है कि सर्वथा खाद्य है। यो बिल्ली बड़ी मछली खा ले तो इंसान न खाए तो वो बात और है। सहसा बिल्लार जोर जोर से चीखा, उछलकर गोद से बाहर जा कूदा और चीखता गुर्राता हुआ दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। थोड़ी देर बाद वो बिल्लार क्या है कि जोर जोर से वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज बंद हो जाती है और फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द में परिणित हो गया। वो चिल्लाने लग गया, बिल्लार था जो, और एक करोड़ियार्ड दुर्बल चीख में जुबती सी कराह में एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस, और वो बिलार मर गया। तो देवेंद्र लाल जी को क्या लगता है कि उस खाने में जहर मिला हुआ था। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह सब कुछ साफ साफ दिखता सा हो गया, पर देवेंद्र लाल की आंखें निष्पन्न देखती रहीं। आजादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र, एक ने कहा कि हम जोड़ कर रखेंगे और रक्षा करेंगे और घर से निकाल दिया। दूसरे ने कहा आश्रय दिया और मुझे विष दे दिया। ये बात बीत जाती है, साथ में चेतावनी के साथ चेतावनी भी दी जाती है तो विष दिया जाता है। देवेंद्र लाल का मन गैलानी से उमड़ गया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी और रेत के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देवेंद्र लाल जी ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भाई की भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर आंगन में रख दिया, 2 घूंट पिया और फिर टहलने लगे। करीब थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्रंक खोला, सारी चीज़ों को एक बार सरसरी नज़र से देखा और फिर खाने के 1-2 कागज, 1-2 फोटो, सेविंग अकाउंट, एक शेरवानी नुमा जो कोट पहना और उसमें रख लिया। आंगन में आकर क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की जो दीवार थी उसको फांद कर भाग गए और सड़क पर निकल गए और जाने वे कहाँ चले गए। इसके बाद की घटना नहीं, घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति, मानव पर किसी शक्ति की कह लीजिए, काल या प्रकृति का संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को सहसा भी नहीं दिखती। देवेंद्र 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना नाम पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे, तब उन्हें एक लाहौर की मोहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की थी वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी, क्योंकि ये जेबुनिसा की चिट्ठी थी और वो कहती है कि जो अब्बा करना चाह रहे थे उसकी काट मैंने ही कर दी थी, यानी कि एक थोड़ी चिट्ठी मैंने लिख दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आप मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान है। खुदा हाफिज। देवेंद्र लाल जी की स्मृति में शेख अदाउल्ला की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज उठी, जेबू जेबू नाम से। फिर गिराज की छत पर चपटा कर शांत होने वाली बिल्लार की जो वो दर्द भरी कराह थी उसको करुणा में और वो मर जाता है, वो आवाज़ उनके कानों में गूंज पड़ी। फिर उनको वो याद आती है वही चिट्ठी जो उनकी बेटी देती है जेबू, वो जिनको वो फेंकते हैं, तो वही चिट्ठी जो आज फिर जेबू की ही चिट्ठी आई है जेबुनिसा की, उसको फिर वो फाड़ कर फेंक देते हैं। उनको एक घृणा सी आती है इस बात की कि मैंने शरणदाता के घर में फिर मैं उसका फिर शरणदाता, और मेरा शरणदाता कौन बना? बिल्लार। उसने
करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो शेख अदाउद्दौला अपने घर में शरण देकर वो उनको विष देना चाहता है। यही कहानी है शरणदाता। तो मुझे आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पढ़ने में अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लगती है कहानी। आप खुद भी इसको पढ़कर देखिएगा और मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।